यूक्रेन और रूस यानी रशिया की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है। यकीनन इसे लेकर आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे कि इस लड़ाई की इब्तिदा कहाँ से हुई। रशिया के बारे में आप सब जानते हैं कि वो दुनिया की एक सुपर पावर है, मगर यूक्रेन के बारे में कि ये कैसा मुल्क है, इसकी ताकत कितनी है, उसके साथ इस लड़ाई की बुनियादी वजूहात क्या हैं कि ये लड़ाई शुरू क्यों हो गई, यूक्रेन के साथ किन ममालिक ने धोखा दिया और यूक्रेन का वो कौन सा इलाका है जहां अगले 24,000 साल तक कोई इंसानी आबादी नहीं हो सकती, और क्या ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई तीसरी आलमी जंग की इब्तिदा है। ऐसे बहुत सारे सवालात का जवाब आपके लिए इस वीडियो में लेकर हाजिर हैं। अब आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं हूं उबैद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, आज हम रूस और यूक्रेन का जो हालिया मामला है, जो जंग छिड़ चुकी है, इस मामले को लेकर वीडियो के साथ हाजिर हैं। यूक्रेन मशरकी यूरोप का एक मुल्क है। ये यूरोप का रूस के बाद दूसरा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 41 मिलियन है और ये आबादी के लिहाज से यूरोप का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है और इसके दारुल हुकूमत का नाम कैफ है। यूक्रेन में 2 ज़बानें बोली जाती हैं। आधे हिस्से पे यूक्रेनियन बोली जाती है जबकि बकाया आधे हिस्से में रूसी ज़बान बोली जाती है। यूक्रेन में रूस के असरात सदियों पुराने हैं। उनकी तहजीब, सकाफत, लबास, रहन सहन तकरीबन तमाम आज भी रूसियों जैसा ही है। 24 अगस्त 1991 वो दिन था जब यूक्रेन और रूस अलग हो गए। रूस, जिसे हम पहले सोवियत यूनियन कहते थे, वो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा था, चनाचा तमाम इलाकों में अपना काबू बरकरार नहीं रख सका और रियासतें एक एक करके अलग होने लगी। और ऐसे ही 1991 में यूक्रेन भी रूस से अलग हो गया। ये रूस के सरहदी इलाकों में वाक़ा था और यहाँ पे रूस के एटमी हथियार मौजूद थे। रूस अपने जितने भी एटमी हथियार होते थे उनकी कसीर तादाद यहाँ रखता था। चनाचा जब यूक्रेन रूस से अलग हो गया तो रूस के एटमी हथियार भी यूक्रेन में रह गए। यूक्रेन के रूस से आज़ाद होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक ने यूक्रेन को अपना जैसा निज़ाम देने की कोशिश की, उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश की और आज भी यूक्रेन की 80% आवाम यूरोपीय निज़ाम को बेहतर मानती है और उसे अपनाने की ख्वाहां है, जबकि बकाया 20% आवाम रूसी निज़ाम को पसंद करती है। आज़ाद होने के बाद यूक्रेन और रूस दोनों स्टेबल होने लगे, खुद को संभालने लगे और सबसे पहला मौका मिलते ही रूस ने यूक्रेन से अपने एटमी हथियार मांग लिए जो तकसीम के वक्त यूक्रेन में रह गए। यूक्रेन ने अक़वाम आलम से मशवरा शुरू किया और अक़वाम मुत्तहिदा के मशवरे पर इस शर्त पर रूस को आज़ादी के 5वें साल उसके एटमी हथियार वापस कर दिए कि रूस यूक्रेन पर कभी फौजी हमला नहीं करेगा। ये डील हो गई जिसका नाम बुडापेस्ट मेमोरेंडम है। जंग का मुमकिन खतरा टल गया और यूक्रेन में मौजूद एटमी हथियार बचा लिए गए, क्योंकि खतरा ये था कि यूक्रेन नया नया मुल्क बना था और उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो एटमी हथियारों की हिफाजत कर सके। ये हथियार किसी ऐसे तशद्दुद पसंद ग्रोह के हाथ लगने का खतरा था जो पूरी दुनिया के लिए वबाले जान बच जाता। चनाचा रूस ने अपने हथियार वापस लिए और इस तरह का एक हादसा 1986 में हुआ। चेर्नोबिल जो यूक्रेन में मौजूद है, तब यूक्रेन और रूस अलग नहीं हुए थे और मुत्तहिदा तौर पर सोवियत यूनियन कहलाते थे। 1986 में चेर्नोबिल में एक एटमी प्लांट फट गया और ताबकारी फैल गई। 4000 किलोमीटर का इलाका उस ताबकारी के असर में आया और इस कदर बुरी तरह से असर में आया कि माहिरीन के मुताबिक अगले 24,000 साल तक वहां किसी किस्म की कोई आबादकारी नहीं हो सकती। अब हालिया मसले की बात करते हैं कि ये जंग क्यों छिड़ गई है। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म जब रूस के साथ इल्हाक की बात करते हैं तो यूक्रेनियन ज़बान बोलने वाले लोग बिफर जाते हैं और जब वो यूरोपीय यूनियन के साथ इत्तेहाद की बात करते हैं, उसके साथ इल्हाक की बात करते हैं, तो रूसी जो रूस को पसंद करते हैं, रूसी ज़बान बोलने वाले लोग हैं, वो सड़कों पे निकल आते हैं। ये मसला 2 बर्रे-आज़मों और 2 बड़ी ताकतों के बीच मैदानी जंग बना हुआ है। यूक्रेन और रूस के दरमियान कई मुआहिदे भी हुए। रूस ने यूक्रेन को 30% सस्ती गैस दे दी और उसके बदले में यूक्रेन ने रूस को अपने ब्लैक सी पोर्ट तक रसाई दे दी। रूस की इकोनॉमी में गैस का बहुत बड़ा किरदार है। रूस दुनिया में नेचुरल गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। यूरोप रूस से गैस लेता है और रूस जिस पाइपलाइन के थ्रू यूरोप तक अपनी गैस पहुंचाता है उसका एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन में से गुजरता है। रूस ने 2014 में अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की
اور اپنی فوج داخل کر کے یوکرین کا وہ حصہ جہاں بلیک سی پورٹ موجود تھی اور جسے کریمیا کہا جاتا ہے، وہ پورا علاقہ اپنے قابو میں لے لیا۔ وہاں کے لوگوں نے روسی فوج کو ویلکم کیا۔ وہاں ایک ریفرینڈم کرایا گیا کہ آیا وہاں کے لوگ یوکرین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر رشیا کے ساتھ۔ وہاں کے لوگوں کی اکثریت نے روس کو چنا کہ وہ روس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ علاقہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کراچی سے گوادر تک پہنچنا ہو تو درمیان میں سومیانی کا ساحل آ جاتا ہے۔ روس نے ایسے ہی درمیانی ساحل پر قبضہ کر لیا اور پورے سمندری رستے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 2018 میں روس نے وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو روک لیا۔ سمندری مسئلے کے علاوہ ایک بہت بڑا زمینی مسئلہ بھی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ڈونباس ہے۔ یہ ایک صنعتی علاقہ ہے اور رقبے کے لحاظ سے کراچی جیسے بڑے شہر سے 7 گنا بڑا ہے۔ یہ علاقہ روس کی سرحد پر ہے۔ یہاں پر روس سے محبت کرنے والے روسی زبان بولنے والوں کی کثیر تعداد ہے، چنانچہ روس نے ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں حملہ کیا اور یوکرین کی آرمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ علاقہ ڈونباس عملی طور پر روس اور یوکرین دونوں کے قبضے میں ہے۔ روس یہاں کے لوگوں کو فوجی تربیت دیتا ہے۔ یہاں پر روس نے زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل نصب کیے ہوئے ہیں۔ یوکرین نے ایک دفعہ روس پہ ایک مسافر طیارے پر حملہ کر کے اسے گرانے کا بھی الزام لگایا تھا۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ روس چاہتا ہے کہ یوکرین یہاں پہ ریفرینڈم کرائے اور مقامی لوگ جس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ جائیں، مگر یوکرین کہتا ہے کہ پہلے روس اس علاقے سے اپنی فوجیں نکال لے، اپنا اسلحہ نکال لے، تبھی شفاف ریفرینڈم ہو سکتا ہے۔ لیکن روس جواب دیتا ہے کہ پہلے ریفرینڈم ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ یہ علاقہ قریباً 15 سال سے کولڈ وار کا شکار ہے۔ آدھے لوگ یورپی نظام چاہتے ہیں جبکہ بقایا آدھے لوگ روسی نظام چاہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ یوکرین کے صدر نے یورپی یونین اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ یہ ممالک وہ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو اس کی مدد کو آئیں گے، مگر آج وہ غائب ہیں۔ اس جنگ کے اثرات دنیا تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، جن میں تیل، گیس اور سونا وغیرہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ یہ جنگ اب دنیا کے لیے آگے کیا نتائج لے کر آتی ہے، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں دنیا کو، روس کو، یوکرین کو، یورپی یونین کو، امریکہ کو اور باقی پوری دنیا کو اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، اس کے لیے ہمیں وقت کی دہار کے ساتھ چلنا ہوگا، وقت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ امید ہے اب یوکرین اور روس کے مسئلے کو لے کر ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بہت شکریہ۔